हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बोरॉन फैमिली को। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट पी ब्लॉक, जिसमें हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि जो एनोमलस बिहेवियर होता है, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं या फिर पी ब्लॉक को कैसे याद किया जाता है, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने पी ब्लॉक के लिए हम लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से हम लोग पी ब्लॉक को याद कर सकते हैं, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 ग्रुप आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो 13th ग्रुप है, इसके अंदर हम सबसे पहले वही इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 13th ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किस किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं या फिर मेटलोइड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम लोग ट्रेंड देखेंगे कि साइज़ का ट्रेंड कैसा रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसा रहेगा, और हम लोग ये भी देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि इन कंपाउंड या फिर इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ये सारा का सारा जो इंडेक्स है वो आज के लेक्चर का है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट 13th ग्रुप एलिमेंट, फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस तरह के कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, किस किस तरह के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और कौन कौन से कंपाउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग ये भी देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि एक्सेप्शनली हम लोग को याद रखने होते हैं, जो हम लोग से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एंड अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को दोनों को देख लीजिए, तब जाकर के आपको ये जो लेक्चर नंबर 3 है वो समझ में आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बोरॉन फैमिली, तो सबसे पहले हम लोग बोरॉन फैमिली को लिख लेते हैं। तो देखो बोरॉन फैमिली में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये हमारे पास में जनरली ये एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग 13th ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इनका, फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली बोला जाता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, बोरॉन है, ठीक। चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा था पी ब्लॉक, जब हम लोगों ने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देखा फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, हाँ NS2 Np126 होता है। अब देखो ये 13th ग्रुप एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ठीक। जैसे ही पी में एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, वो आएगा NS2 Np1। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा इनका NS2 Np1। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम बोरॉन का लिखना चाहें तो देखो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, ये सिक्स्थ पीरियड, ये सेवन्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड तो हट गया ना, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड। हरी बात समझ में? चलिए अगर हम इसका लिखें तो ये आएगा 2s2 2p1। अगर हम इसका लिखें तो ये आएगा 3s2 3p1। अगर हम इसका लिखें तो क्या आएगा 4s2 4p1। और इसका लिखेंगे तो क्या आएगा 5s2 5p1। और इसका लिखेंगे तो 6s2 एंड 6p1। तो ये इस तरीके से आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर आप आउटर सेल की बात करो तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से होता है और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है। ऊपर वाले जो होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, मैंने बताया था कि जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि जो लोअर होते हैं वो क्या करते हैं, हायर करते हैं। और जो लो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। ये +3 शो करते हैं, मतलब कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, है ना, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे।
जबकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे ये क्या करेंगे, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे Tl की अगर हमने बात करी थी तो Tl+3 ज़्यादा प्रीफर करता है एज़ कम्पेयर टू Tl+3, ये हम लोगों ने देखा था। चलो अब हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इनके एटॉमिक साइज़ के बारे में। ठीक, तो देखो एटॉमिक साइज़ जो है वो इनका हम लोग किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ आप लोग ने पीरियडिक टेबल में ज़रूर पढ़ा होगा जब आपको ब्लॉक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, आपको ब्लॉक बताया जाता है कि एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फिर कुछ जनरल हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जिसमें हम लोग साइज़ देखते हैं, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ आप लोगों ने साइज़ का ऑर्डर ज़रूर से ज़रूर इनका देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो मैं अभी आपको यहाँ पर आपको साइज़ का ऑर्डर लिखवा दूँगा। तो इनका अगर आप साइज़ का ऑर्डर देखोगे तो इसमें साइज़ में कुछ वेरिएशंस आते हैं। वो किस वजह से आते हैं, वो दो इफेक्ट की वजह से आते हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे। अब देखो, अगर आप देखो एल्यूमिनियम से गैलियम, जैसे ही आप एल्यूमिनियम से गैलियम जंप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, 10d इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10d इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो 10d एलिमेंट्स मिल सकते हैं, राइट। एक बार के लिए हम लोग इनको एलिमेंट कर सकते हैं, 10d एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक, और अगर आप वापस से इंडियम टू थैलियम जाओगे तो यहाँ पे बताओ आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको 14 एलिमेंट्स मिलेंगे। 14 एलिमेंट्स। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। जो ऑर्डर हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ मोस्टली इंक्रीज होता है, बट वो यहाँ लगेगा नहीं केस। ठीक, तो होगा क्या? देखो, अगर आप बोरोन टू एल्यूमिनियम जाओगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो हम लोग देखेंगे अभी साइज़ के बारे में। लेकिन अगर आप बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हो, जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे तो ड्यू टू 10d एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आ जाएगा। फिर अगर आप वापस गैलियम से इंडियम जाओगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर से वापस आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाओगे, 14 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कुछ फिर से क्या आएगा? एक इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो इफेक्ट्स पढ़ते हैं जनरली, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वैसे आप लोगों ने पीरियडिक टेबल में ज़रूर पढ़ा होगा इसको, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर हम बात करें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हमारे पास में होता है। अगर हम इनका एक जनरल साइज़ का ऑर्डर लिखें तो ये लगभग कुछ 88 पिकोमीटर का होता है, ये 137 का होता है, 137 पिकोमीटर का होता है। इस तरीके से आप लोग 143 आप लोग लिख लेना इसको, 143 पिकोमीटर का होता है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इतना आपको कुछ ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, तो ये वापस से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, तो 135 पिकोमीटर। फिर अगर आप यहाँ देखो तो ये 160, या आप इसको मान लो 170 पिकोमीटर, और यहाँ हल्का सा कई बार डिक्रीज हो जाता है तो 167 पिकोमीटर आता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। चलिए, तो आप लोग को ये डाटा याद नहीं रखना है। हो सकता है इस डाटा के अंदर अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर अलग लिखा हो, कुछ बुक्स में थोड़ा सा अलग लिखा हो, हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकती है वैल्यू, बट आपको ये डाटा याद नहीं रखना है। मैं डाटा का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजी समझ में आ जाए। अदरवाइज़ यहाँ डाटा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप बिना डाटा भी ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हो, और आपको बिना डाटा ही ट्रेंड को डिसाइड करना है। देखो, अब होगा क्या कि आप लोग अगर इस डाटा को ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, तो आपको कुछ एक ऑर्डर मिलेगा। क्या मिल रहा है कि देखो, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम आ रहे हैं तो साइज़ में सडन इंक्रीमेंट हो रहा है ना, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप बोरोन से गैलियम आओगे तो साइज़ वापस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, साइज़ इतना मतलब वापस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप वापस गैलियम से इंडियम जा रहे हो तो गैलियम से इंडियम जाओगे तो क्या होगा बताओ? साइज़ जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन फिर वापस से इंडियम से किस में जाओगे? थैलियम में जाओगे तो साइज़ डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इस वजह से वेरिएशंस आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ की बात करो, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो लार्ज डिफरेंस मूविंग, लार्ज डिफरेंस आप लोग ये लिख सकते हो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट नहीं है ना। वापस से देखते हैं। देखो,
large difference due to addition of new energy cell या new energy level and effective new energy level, या फिर आप लोग लिख सकते हो और न्यू सेल, इस तरीके से भी लिख सकते हो न्यू सेल। तो एक नया सेल इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक और चीज़ होगी एंड आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखो जो पी ऑर्बिटल्स है उनकी इस जो स्क्रीनिंग होती है वो ज़्यादा होती है एंड इफेक्टिव स्क्रीनिंग या शील्डिंग लिख लो आप ब्रदर, इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय पी ऑर्बिटल्स। और अगर पी ऑर्बिटल्स इफेक्टिव शील्डिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव डू नॉट इंक्रीजेज, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज नहीं होगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज नहीं होगा तो साइज में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम टू गैलियम जा रहे हो तो एल्यूमिनियम टू गैलियम जाओगे तो लिख सकते हो आप लोग ऑन मूविंग एल्यूमिनियम टू गैलियम देयर आर 14, सॉरी आप लोग लिख लेना ऐसा, देयर आर 14 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 10 डी, और आप लोग लिख सकते हो 10 डी और एलिमेंट्स in which last electron enters in d सबशेल या फिर d ऑर्बिट बोल सकते हो, d ऑर्बिटल, due to which a very poor, या आप लोग बोल सकते हो कि due to which a poor screening provided by d orbitals। ठीक है, तो d ऑर्बिटल जो है वो बहुत पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, उस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे साइज में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। सो ड्यू टू दिस जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, अच्छा n माइनस डी ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे चाहो तो इसी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे जाते हो गैलियम टू इंडियम तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जनरली साइज जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है ना, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन आप वापस से यहाँ देखो इंडियम से थैलियम, तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हो कि ऑन मूविंग इंडियम टू थैलियम देयर आर 14 F एलिमेंट्स, ये F ब्लॉक बोल दो, F ब्लॉक एलिमेंट्स in which last electron enters in f orbital which provide आप ये भी बोल सकते हैं n-2f orbitals which provide very poor shielding। Due to this Z effective do not increases, Z effective increases not decreases, Z effective increases and size decreases। ठीक है, आप लोग स्लाइटली इंक्रीज बोल सकते हो कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले से ही आपके पास में डी ऑर्बिटल्स हैं। सो डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग होती है वो नियरली सेम मानी जाती है, तो जो इफेक्ट यहाँ आता है वो का वो इफेक्ट यहाँ में आपको मिलेगा।
और दूसरा दोनों नियरली सेम होते हैं तो इतना साइज़ में इंक्रीमेंट नहीं होता या फिर इतना ही डिक्रीमेंट नहीं हो जाता। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हो कि इंडियम की 170 पिकोमीटर्स की हो सकती है और थैलियम की 167 पिकोमीटर्स की होती है। तो इस तरीके से अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बहुत सारी वेरिएशन देखेगी। यहाँ आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ आपको लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 13th ग्रुप एलिमेंट 13th ग्रुप एलिमेंट पर ही लगता है। ग्रुप ही बोलेंगे हम लोग, पीरियड तो नहीं बोल सकते। 13th ग्रुप एलिमेंट पर ही लगता है और लेंथेनेड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कुछ एलिमेंट्स तक लगता है। मोस्टली हम लोग इनको 13th ग्रुप तक ही अप्लाई करते हैं, उसके बाद में इनके इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट 13th पर ही आता है, चाहे नेट पेयर इफेक्ट हो, चाहे वो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो। इन तीनों का जो इफेक्ट आएगा वो मोस्टली कहाँ पर मिलेगा आपको, वो मिलेगा 13th ग्रुप पर ही मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग साइज़ का ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। ये साइज़ का पूरा ट्रेंड रहेगा कि देखो अगर आप बोरॉन टू एल्यूमिनियम जा रहे हो तो बताओ साइज़ क्या हो रहा है, बिल्कुल साइज़ जो है वो एल्यूमिनियम का इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एल्यूमिनियम और गैलियम में देखो तो भी एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा है। फिर आप गैलियम और इंडियम में देखो तो इंडियम का साइज़ ज़्यादा है। फिर आप इसमें देखो तो ये है। अच्छा, आप इसको नियरली सेम भी बता सकते हो, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा साइज़ का ट्रेंड चलता है। आप इस तरीके से साइज़ का ट्रेंड बना सकते हो। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो कुछ डब्ल्यू शेप का ग्राफ आएगा। देखो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, कई बार मीन्स में एक एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में। बोरॉन का साइज़ अगर आप देखो तो बोरॉन से एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वापस से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होने के बाद वापस से इंक्रीज़ होगा, फिर वापस से डिक्रीज़ हो रहा है, फिर वापस। तो इस तरीके से जो ग्राफ्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा का पूरा एटॉमिक साइज हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी देख लेते हैं। ये सेकंड हो गया। सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर आप बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो बोरॉन का साइज छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि एल्यूमिनियम का साइज कम है, एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम की बात करो, मूविंग, या फिर आप लोग सीधा एक ऐसे सिंपल सा पॉइंट बना लो कि अगर आप बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ बोल सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो यहाँ साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है इस वजह से। फिर अगर आप एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हो तो मूविंग एल्यूमिनियम टू गैलियम, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, तो यहाँ पे आप लोग जनरली बोलोगे कि जैसे ही आप एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हो तो वापस से क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो साइज डिक्रीज हो रहा है, जब साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आप लोग यहाँ बोल सकते हो कि आयनाइजेशन इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। तो इस तरीके से बोल सकते हो। फिर अगर आप बात करो कि गैलियम टू इंडियम, तो वापस से देखो गैलियम टू इंडियम जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो इंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस से। तो गैलियम टू इंडियम अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप वापस बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो आप हर एक चीज़ को जो है वो साइज से रिलेट कर सकते हो। फिर अगर आप देखो इंडियम से थैलियम, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें इंडियम से थैलियम, तो इंडियम से थैलियम देखो साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। आई होप आपको ये इतना समझ में आया। आप लोग एटॉमिक साइज से क्या निकाल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ही एक क्या होता है, एप्लीकेशन पार्ट होता है, जिसमें आप लोग पढ़ते हो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ वो होती है कि जब एक एलिमेंट अपने आप बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो उसके पास में ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। तो अगर मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है वो अच्छे मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत लोअर मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो साइज से ही बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। साइज से आप लोग आयनेशन एनर्जी निकाल सकते हो, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हो, और इसी तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी निकाल सकते हो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अगर आपको निकालना हो या फिर पूरा का पूरा ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, ठीक है। तो एक एलिमेंट होते हैं दोनों, आप मान लो कि ये दोनों के दोनों एटम्स हैं, दोनों के एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब होगा क्या, जब कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इसका मतलब ये दोनों शेयरिंग की वजह से बने, है ना। जब ये शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड, तो इनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिसका साइज जनरली छोटा होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे आप फ्लोरीन को ले लो, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। तो जिस एटम का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे हमने आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाला है, आप सिमिलर वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी निकाल सकते हो। तो अगर साइज बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन और एल्यूमिनियम में पूछे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो देखो एल्यूमिनियम तो पहले से इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्राई कर रहा है, तो क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरा रीज़न है कि उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। वैसे तो ये फर्स्ट और दूसरा रीज़न जो है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है ना, एक दूसरे के आप लोग रीज़न बता सकते हो। बट हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में कंपैरिजन करने को बोला जाए तो बोरॉन का साइज़ ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी बोरॉन का साइज़ कम होता है, उस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसी तरीके से आप लोग साइज़ का यूज़ करके अलग अलग ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। एक चीज़ मैं आपको ये और बता देता हूँ कि अगर आपको पता हो तो बढ़िया, नहीं पता तो मैं वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ होता क्या है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, और पता भी है तो बढ़िया है, वापस से आपका रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक। जब ये न्यूक्लियस है और जैसे पुअर स्क्रीनिंग क्या होती है, इफेक्टिव स्क्रीनिंग क्या होती है, वो हम लोग देखें तो ये हमारे पास में कुछ सेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप इसको मान लो Np और आप इसको मान लो Ns, तो ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है कि जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाले अट्रैक्शन को ब्रेक करने की ट्राई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर ये न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, ये आगे वाले इसको सील्ड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आगे वाले क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सील्ड करेंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पे पी जो ऑर्बिटल्स है ये सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का उससे कम होता है, फिर डी का और कम होता है, फिर एफ का और स्क्रीनिंग कम हो जाती है। तो पुअर स्क्रीनिंग होती है, मतलब कि वो जो मतलब जैसे सपोज कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, ये एन डी मान लो और ये एन एफ मान लो एक बार एग्जाम्पल के लिए। तो देखो होता क्या है कि एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं या फिर डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शील्डिंग जो होती है पुअर होती है। तो इनसे पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा होता है वो रोक नहीं पाते। कौन नहीं रोक पाते, जो आगे डी ऑर्बिटल्स खड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज अगर आपके पास में 3D है तो 3D के बाद में क्या आएगा, 4s आएगा ना, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स उतना इजीली या उतना इफेक्टिवली सील्ड नहीं कर पाते हैं। किसको सील्ड नहीं कर पाते हैं, उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को जो कि किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो उसको सील्ड नहीं कर पाते। जबकि एस और जो एस सब शेल्स होते हैं या फिर पी सब शेल होता है या फिर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल बोल सकते हो रदर, ये दोनों क्या करते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। किसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, सील्ड करने की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत इफेक्टिवली सील्ड करते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है कि साइज़ में इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आता। लेकिन अगर आप डी ऑर्बिटल्स की बात करो तो डी ऑर्बिटल्स के पास में इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती है कि वो सील्ड कर सके। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। जब सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। जब आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो साइज़ क्या होगा, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
राइट। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ जाएगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा तो साइज़ घट जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। क्योंकि जेड इफेक्टिव जैसे ही बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करना चाहेगा, जितने भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ सेंटर करना चाहेगा, तो साइज़ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। चाहे वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अराइजेज ड्यू टू लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, एंड ऑल्सो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो बोरॉन फैमिली होती है उसमें हम सभी एलिमेंट्स का तो नहीं देखेंगे, बट जो मोस्ट हमारे पास में है हम लोग उनका क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे अपनी क्वेरी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा डायरेक्ट मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं वहीं पर आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और किस किस तरीके से हम लोग इनको स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं और हम लोग कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग एक तो बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे गैलियम के बारे में। बाकी की आपको इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती और आप जनरली जो है एनसीईआरटी रीड करके इजीली बता सकते हो। कुछ मोस्ट मतलब लाइंस होती है जिनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस बनने के, या फिर वो आपको ध्यान होनी चाहिए जो कि जनरली हम लोग को ध्यान नहीं होती। जनरल जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो उस टाइम अगर आपको नहीं ध्यान में आती है तो मैं आपको वो सब चीज़ें लिखवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हाई कितना होता है और किस वजह से होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, बोरॉन जो होता है इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और एक क्या होता है, एमोर्फस फॉर्म होता है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, लगभग 2076 यानी 2076 डिग्री सेल्सियस का ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो बोरॉन होता है वो क्रिस्टलाइन बोरॉन का फॉर्मेशन करता है, ये क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन कर सकता है। उस वजह से क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेटिस का फॉर्मेशन करता है और स्ट्रॉन्ग लेटिस को मेल्ट करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो आप लोग लिख सकते हो जनरली ये क्रिस्टलाइन बोरॉन फॉर्म्स, आप लोग लिख सकते हो क्रिस्टलाइन बोरॉन फॉर्म अ लेटिस, स्ट्रॉन्ग लेटिस लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग लेटिस ड्यू टू दिस इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग इसको अंडरलाइन करोगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये होता कितना है, ये 2076 के आसपास नियर होता है, यानी 2076 डिग्री सेल्सियस के नियर आपको ये टेम्परेचर मिलेगा। तो इस तरीके से, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार, लेकिन उसका सेकंड पॉइंट आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखो, गैलियम हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, लगभग 29.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और अगर आप नियरली लेना चाहो तो 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इट मीन्स इट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, ऐसा लिख सकते हो, एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट लिख लेना, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, ये करता क्या है, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इस वजह से क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर ही आपको किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। बट इट हैज़, इसके पास में एक और एबिलिटी होती है, बट इट हैज़ वेरी हाई
वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ये कितना होता है 2400 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू दिस इट यूज्ड एज हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में किया जाता है। देखो हम लोग मरकरी देखते हैं, जनरली हम लोग थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ करते हैं, है ना, मरकरी का यूज़ किया जाता है। लेकिन मरकरी का यूज़ किया जाता है लो टेम्परेचर थर्मोमेट्री के अंदर, जैसे छोटे टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर वाला हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हम लोग को ऐसा सिस्टम दे रखा है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको टेम्परेचर में मेजर करना है, तो वहाँ हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। तो वहाँ हम लोग फिर जो है थर्मोमीटर में क्या फिल करते हैं, वो हम गैलियम को फिल करते हैं, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सपोज़ हमें कहीं किसी सिस्टम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेजर करना है, वो अराउंड आ रहा है 1800, तो हम वहाँ पर मरकरी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मरकरी यूज़ करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, थर्मोमीटर ख़राब हो जाएगा पूरा। फिर हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं गैलियम को, क्योंकि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये यूज़ करा जाता है अप टू 2300 के आसपास, 2400 के आसपास, फिर इससे ज़्यादा नहीं करा जाता। ठीक, तो ये मैक्सिमम होता है कि आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, गैलियम का यूज़ कर सकते हो। तो एक इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, 11th क्लास में पढ़ी होगी या फिर 10th क्लास में पढ़ी होगी। लेकिन गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आप लोग बस 2 पॉइंट्स याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इससे ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम लोग वो चीज़ें देखते रहेंगे आगे चैप्टर के अंदर। सारी बात समझे? तो वापस से देखो, नोट डाउन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट को, कि जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लैटिस का फॉर्मेशन करता है, ड्यू टू दिस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दूसरा गैलियम जो होता है, गैलियम का क्या होता है, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। इस वजह से वो क्या होता है, वो आपको रूम टेम्परेचर पर एज ए लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सारी बात समझ में? तो ये है पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ 4 से 5 रिएक्शंस हैं, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देंगे, पूरा का पूरा एंड कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो मतलब मोस्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि इनके कंपाउंड्स किस तरीके से बन सकते हैं, ये रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड इसके साथ रिएक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, इस कंपाउंड की क्या क्या खास बातें हैं, मतलब क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं इस कंपाउंड के, वो हम लोग पढ़ेंगे। इस कंपाउंड से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है या नहीं है, वो थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग फोकस उन पर करेंगे। हाल फिलहाल आप लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। और जितने भी बनेंगे वो आपके नोट्स में से होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नोट्स से बाहर चले जाएंगे और आपसे कुछ अलग ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी की पूरी नोट्स के अंदर मिलेगी। तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है और हम लोग कुछ जनरल इंट्रोडक्शन भी देखा, राइट। आई होप वहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, किस किस तरीके से ये रिएक्शन शो करते हैं। हम लोग जनरली बोरॉन और एल्यूमिनियम की ही रिएक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली यही यूज़ करे जाते हैं। उसके नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं हम लोग उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ते नहीं हैं, तो मेनली जो पूछे जाएंगे वो बोरॉन और एल्यूमिनियम की ही पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, जो पिछले साल के अंदर पूछे गए, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या कहें, आपको वो सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब देखो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है लोगों कि जब भी आपसे ये बोला जाता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर शो करनी है, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं माइंड में कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करनी है, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही बनेंगे, मतलब इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। बट ध्यान रखना
एयर के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलती है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिलती है, जबकि नाइट्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एयर के अंदर ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन अप टू 78% होते हैं, जबकि आप ऑक्सीजन की अगर हम बात करो तो अप टू 21% आपको सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है। तो अमाउंट तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन को भी कंसिडर करेंगे और हम लोग नाइट्रोजन गैस को भी कंसिडर करेंगे, तो दोनों के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, इसका इसी का ए पार्ट है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स या आप लोग लिख सकते हो ऐसे रिएक्शन विथ O2। हाँ, हम लोग फिर सेम रिएक्शन सेम हेडिंग आ जाएगी, आप लोग लिखो रिएक्शन विथ O2। अब देखो O2 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा बहुत बार कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम की तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एल्यूमिनियम पर क्या होता है। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लेना कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो एल्यूमिनियम का पूरे के पूरे 13th ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग मेटल कंसिडर करते हैं एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम क्या होता है कि ये मेटल होता है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है अपने ऊपर। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिससे कि वापस फर्दर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करें, और दूसरा एक डलनेस आ जाती है उसके ऊपर, वो भी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग टार्निशिंग बोलते हैं, है ना। वो टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो उसको बोलते हैं टार्निशिंग। ठीक, तो चलो एक और चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं बोरोन के बारे में। तो देखो बोरोन जो होते हैं ये दो फॉर्म होते हैं। बोरोन के कितने फॉर्म्स होते हैं? दो फॉर्म होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन, एक होता है एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है कभी भी रिएक्शन नहीं करता, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म कभी रिएक्शन नहीं करता, तो इसको आप लोग लिख सकते हो डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो चाहे आप हाई टेम्परेचर लेकर के जाओ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, हाई टेम्परेचर। तो अगर आप चाहे आप हाई टेम्परेचर लेकर जाओ, लेकिन फिर भी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो बोरोन का रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एमोर्फस की बात करो तो आप लोग लिख सकते हो इट कैन रिएक्ट विथ, या इट रिएक्ट विथ, ऐसे लिख सकते हो इट रिएक्ट विथ O2 एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म B2O3। तो किसका फॉर्मेशन करता है बताओ? B2O3, यानी कि एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बोरॉन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में करवाओ और क्या बनेगा B2O3 बनेगा। इसको आप बैलेंस करो, यहाँ 3/2 करो, यहाँ 2 करो, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, बस यहाँ तो सिंपल है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से B2O3 आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो जो एमोर्फस होता है, ध्यान रखना कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बोरोन का कौन सा फॉर्म जो होता है, बोरोन का कौन सा फॉर्म ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है एट हाई टेम्परेचर। तो आप लोग लिखोगे एमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपसे बोला जाता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्ट विथ O2 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इवन ये रिएक्शन ही नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखोगे। चलो एक तो ये हो गया। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के बारे में, तो देखो एल्यूमिनियम का अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का किस तरीके से होता है, मैं यहीं लिख देता हूँ। देखो एल्यूमिनियम जो होता है ये रिएक्शन करता है O2 के साथ में और क्या बनाता है, Al2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा। इसी को अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो Al2O3 बनता है। Al2O3 बनने के साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, कुछ हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अब हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम टुवर्ड्स O2, ठीक है। सो आप लोग बोल सकते हो कि दिस रिएक्शन नोन एज थर्माइट रिएक्शन। और ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी कि थर्माइट रिएक्शन का यूज़ कब किया जाता है। थर्माइट रिएक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं जो पटरियाँ होती हैं
है ना, रेलवे की होती है पटरियाँ, ना तो बस की होगी ना ट्रेन एरोप्लेन की होगी। तो जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। छोटी क्लासेस में कॉलम्स में दिया जाता है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो थर्माइट रिएक्शन के बारे में। दूसरा, अगर हम Al2O3 की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड लेयर होती है। और होता कैसे है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लो आपके पास में एल्यूमिनियम की शीट है पूरी की पूरी, एल्यूमिनियम का मान लो कोई भी आपके पास में एक टुकड़ा है एल्यूमिनियम का। अगर इस पर क्या होगा, इस पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इस पर एक थिक लेयर आ जाएगी। ये जो थिक लेयर है ये ऑक्साइड की लेयर है ना, ये है Al2O3। ये Al2O3 की जो ऑक्साइड होती है, इस ऑक्साइड की जो लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे होती है, प्रोटेक्टिव लेयर इस वजह से होती है कि अब फर्दर इस पर कोई भी ऑक्सीजन जो आकर के रिएक्ट नहीं कर सकता और नया मतलब इस पर और ज़्यादा क्या है नहीं कर सकता, Al2O3 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसको हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम पर जब भी ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो उस ऑक्साइड की लेयर का आना, इसको हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग। और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है कि एक बार अगर एल्यूमिनियम की शीट पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई तो हम लोग क्या नहीं करते फिर, मतलब फिर उसके बाद में वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, वो क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है ना, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो उस वजह से क्या होता है, वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो एक बार अगर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, और ये बहुत बार हम लोग जनरली यूज़ भी करते हैं एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने में। सारी बात समझो। तो ये था एक हमारे पास में रिएक्शन विथ O2, किस तरीके से जो है वो बोरॉन रिएक्शन करता है। बोरॉन के दो फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, यहाँ जगह बची है बस थोड़ा सा पार्ट पोर्शन है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बी। तो बी पोर्शन है रिएक्शन विथ O2। तो देखो N2 नॉट O2 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विथ N2। तो अगर आप रिएक्शन विथ N2 की बात करो तो जब भी N2 के रिएक्शन होती है तो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप बोरॉन की बात करो तो बोरॉन जो है वो N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Bn का फॉर्मेशन करते हैं, बोरॉन नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम भी किसके साथ रिएक्शन करके, N2 के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, Aln का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से आप लोग इनको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आप यहाँ पर भी 2 लगा देना, यहाँ पर भी 2 लगा देना, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से तो आप लोग बोल सकते हो कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। बोरॉन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, Bn का फॉर्मेशन करेगा। इसको बोरॉन नाइट्राइड बोला जाता है। और जो BnX होता है, इसका अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे, ये जो BnX होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप लोग देखो ये बोरॉन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ वापस से क्या आ जाएगा, ये बोरॉन आ गया, फिर यहाँ नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको, यहाँ बोरॉन मिल जाएगा, फिर यहाँ नाइट्रोजन मिल जाएगा, फिर यहाँ आपको नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ बोरॉन मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से जो है वो आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर आप लिखो बोरॉन, फिर यहाँ आप लोग लिखो नाइट्रोजन, फिर यहाँ बोरॉन, फिर यहाँ बोरॉन, सॉरी ये तो हो गया। तो इस तरीके से मिलेगा आपको। फिर आप लोग डबल बॉन्ड अरेंज कर देना इसमें, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल सिंगल, फिर यहाँ डबल आ जाएगा, डबल सिंगल, फिर यहाँ डबल आ जाएगा कुछ, डबल सिंगल, फिर यहाँ डबल आ जाएगा, डबल सिंगल। ऐसे कुछ आप लोग क्या है डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो ये जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप लोगों ने देखा है, तो सिमिलर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, वैसे कि वैसे BnX की स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट नाम किया जाता है। हमारी बात समझ में। तो ये इस तरीके से आता है कि जो रिएक्शन विथ N2 की अगर हम बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों के दोनों क्या करते हैं, N2 के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे N2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड, और ये होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमारी बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, और ये हमारे पास में 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब प्रॉपर्टी तो एक ही है, बट हम रिएक्शन बता सकते हैं 2 टाइप की हैं। अगर हम लोग बात करें
कि किस तरीके से ये रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स एयर। तो आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ देख ली, आप लोगों ने नाइट्रोजन के साथ देख ली। अब हम बात करते हैं अल्कली मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, राइट। तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में। तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, पहला हम लोगों ने देखा था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टाइप का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलाइंस। तो देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेसिस की बात करें या फिर एल्कलाइंस की बात करें, तो देखो बोरॉन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, तो आप लोग लिखोगे बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कलाइंस। तो एल्कलाइन और एसिड के साथ में वो रिएक्शन नहीं करता। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ मिनरल एसिड्स। तो ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग। देखो HCl, फिर आता है आप लोग बना सकते हो H2SO4, फिर आप लोग बना सकते हो H3PO4, फिर आप लोग लिख सकते हो HNO3। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होता है, मिनरल एसिड्स होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बन देता है, गिव्स H2 गैस। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी रिएक्शन कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवा रहे हो, मान लो HCl के साथ करवा रहे हो, तो यहाँ ये क्या बनाएगा, AlCl3 बन जाएगा, प्लस साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इस रिएक्शन का आप लोग बैलेंस कर लेना, बहुत सिंपल तरीके से बैलेंस हो सकती है, राइट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा तो ही नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आए, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन HNO3 के साथ करवा देते हो तो यहाँ पे आप लोग क्या बनाओगे, यहाँ पे बनेगी ऑक्साइड की लेयर, तो Al2O3 बनता है। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि HNO3 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। और ये जो Al2O3 की ऑक्साइड लेयर है, तो आप लोग लिख सकते हो ऑक्साइड लेयर। ये ऑक्साइड लेयर कैसे क्या करेगी, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी होती है, ये होती है प्रोटेक्टिव। अरे यार, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब ये करेगी क्या, तो देखो अगर हमारे पास में एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, ठीक है, अगर आप इसको HNO3 के अंदर डाल दोगे, जैसे HNO3 के अंदर डालोगे, ये एल्यूमिनियम है और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। किस वजह से आएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको कहाँ डाल दिया था, ये है ऑक्साइड की लेयर, ये है Al2O3। और ये किस वजह से आई है, ये जब हम लोगों ने HNO3 के अंदर ऐड किया, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब फर्दर जो अगर आप HNO3 डालोगे इसके ऊपर, तो ये फर्दर जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी, तो ये पैसिव हो जाती है। किसके साथ, पैसिव हो जाती है, पैसिव टू HNO3। तो आप लोग लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ HNO3, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ HNO3 एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। It is a protective oxide layer due to which aluminium become passive to HNO3। तो ये HNO3 के लिए क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है। पैसिव का मीनिंग नॉन रिएक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर HNO3 आकर के रिएक्शन नहीं कर सकता अगर यहाँ पर Al2O3 की ऑक्साइड लेयर बनी हुई है। अगर आपके पास में सिंपल एल्यूमिनियम का टुकड़ा है तो इसके ऊपर अगर आप HNO3 डालोगे, तो HNO3 जैसे ही डालोगे तो ये ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमारी बात समझ में। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि आप लोग ये देख सकते हो। दूसरा, एक तो एल्यूमिनियम एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, फिर जो एल्यूमिनियम होता है वो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, सर्कल करके, अगर आपको दिख रहा हो तो रंग से।
एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करवाएं NaOH के साथ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaAlO, ठीक है, AlO2 बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मीनिंग ऐसे एलिमेंट्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये नेचर में कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो आप लोग इस तरीके से एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बता सकते हो कि एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम बेस के साथ में भी रिएक्शन करता है। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे चेंज कर लेना कि यहाँ पे वाटर भी आएगा साथ में, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बनेगा NaAlO2। जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, सॉरी एसिड तो यहाँ है, जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो ये बनाएगा सॉल्ट बनाएगा, प्लस अगर HNO3 है तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या कर देगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, Al2O3 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे Al2O3 में कन्वर्ट करेगा तो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म होगी। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम जो है बेस के साथ रिएक्शन करके कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, इसका मतलब ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके भी बन सकते हैं और बेस के साथ रिएक्शन करके भी बन सकते हैं। आरी बात समझे? तो आप लोग इसको कॉपी करो। फिर हम लोग बात करते हैं दो टाइप की और रिएक्शन है, जिसमें हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हैलाइड्स के बारे में और दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया के साथ। तो जो बोरॉन फैमिली होती है वो किस तरीके से हैलाइड के साथ में रिएक्शन करती है, और बोरॉन फैमिली जो होती है वो नाइट्रोजन या फिर अमोनिया के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है वो हम लोग देखते हैं। या अगर मैं कुछ यहाँ पर करूँ तो यही हो सकता है, वैसे आपको उसमें कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड वाला। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से लेकर के, है ना, यहीं कर देते हैं, फालतू आप लोग को डिस्टर्ब करने में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें फटाफट, ठीक। तो देखो मैं ये वाला पोर्शन जो है मैं उड़ा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग वीडियो में कट नहीं दे रहे, बिना कट का वीडियो बन जाएगा यहाँ तक। चलो तो ये वाला मैं उड़ा रहा हूँ, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा है तो पोज कर लेना, और जैसे ही पोज करोगे तो आप लोग नोट करना स्टार्ट कर देना, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा इसको तो पढ़ा है, थर्ड वाला देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स। तो हैलाइड्स के साथ में जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है? जैसे मान लो हमारे पास में कोई मेटल है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग X के साथ करवा रहे हैं तो ये MX3 टाइप का क्या बनाता है? हैलाइड्स बनता है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं जनरली। कैसा बनाता है? ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ जो बोरॉन फैमिली होती है वो ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करती है, बट अगर आप बात करो थैलियम की, है ना, TLX3 बनाओ या फिर मान लो आप लोग TLI3 बनाओ, तो ये कंपाउंड नहीं बनता है। इसके कंपैरिजन में क्या बनता है? TLI बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो थैलियम की आप लोगों को बताया था मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में भी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ना, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा नहीं होती। तो ये लोअर एलिमेंट है, तो लोअर एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है या लोअर स्टेबल होती है। तो ये जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे वाले आते हैं पूरे के पूरे, है ना, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि इनके पास में क्या होता है, इनके पास में जो इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। +3 ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये +1 के अंदर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये मोनोहैलाइड्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना ऊपर से नीचे आप लोग जाते जाओगे तो वैसे वैसे ट्राईहैलाइड की प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, मोनोहैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। तो थैलियम ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो कि मोनोहैलाइड्स बनाता है, बाकी जितने भी होते हैं वो ट्राईहैलाइड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोरॉन की रिएक्शन करवाते हो फ्लोरीन के साथ तो BF3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ में कराओगे तो AlCl3 बन जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग रिएक्शन करवा सकते हो। बोरॉन के साथ में फ्लोरीन की रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बनेगा? BF3 बन जाएगा, 3 फ्लोरीन आ जाएंगे। इसी तरीके से आप बोरॉन की रिएक्शन
एल्यूमिनियम की रिएक्शन 3 क्लोरीन के साथ में करवा दो तो ये क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा, सॉरी AlCl3 बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्राई हैलाइड्स बन जाएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की रिएक्शन, लास्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स आप लोग लिख सकते हो अमोनिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाना। तो देखो अगर आप बोरोन की रिएक्शन करवाते हो अमोनिया के साथ में NH3 के साथ में तो ये कुछ बनेगा Bn के पास में, सेम वही नाइट्राइड बनेगा। और अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी किसके साथ में करवा रहे हो, NH3 के साथ में करवा रहे हो तो ये भी, सॉरी यहाँ बोरोन के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। तो ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान रखना ये दोनों के दोनों क्या है, नाइट्राइड्स। तो अगर आप नाइट्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवाओ या फिर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाओ, बनेगा तो एक ही बनेगा, नाइट्राइड ही बनेगा। तो ये कुछ जनरल सी केमिकल रिएक्शंस है जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा अबाउट 13th ग्रुप एलिमेंट, फिर हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उससे पहले हम लोगों ने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी, साइज, मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने कुछ 4 टाइप की रिएक्शंस देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में कि ये किस किस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ना ऐसा लो एनर्जी वाला वीडियो लग रहा होगा, बट उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत लेट नाइट शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, उसका हाँ, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है पूरा का पूरा, आजकल तो इतनी सारी क्लासेस रहती है, मैं बहुत लेट नाइट शूट कर रहा हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा फीस से आप लोग को लग रहा होगा कि, बट आपको कमिट करा हुआ था कि डेली एक वीडियो P ब्लॉक का आएगा ही आएगा, तो उसको फुलफ़िल करना था। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप सबको बहुत बहुत मतलब थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें अगर आपको ये अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को थोड़ा अच्छे से और मैं अच्छे से क्या कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। तो आज की हालत थोड़ी ख़राब थी, बट हाँ आपको कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना। आपको जितना भी सर्व किया गया आज के इस लेक्चर के अंदर, वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आपको करवाई गई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फालतू की हम आपको लिखवा दी गई हो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगी, है ना। वो सब चीज़ें हम लोगों ने नहीं करी, राइट। सो अगर आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।